और राजनीति की बातों में एक बार फिर से एक नए विषय के साथ चर्चा करने के साथ में मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी, आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत इतने दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। और आप सबको भी एक बात कहते हैं कि आपने पिछली जो वीडियोज़ हमने जितनी भी बनाई हैं, आप सब ने उस पर इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आप हमारे एक परिवार का हिस्सा हैं और YouTube एक मौका देता है अपनी अभिव्यक्ति को जनता तक पहुंचाने का। और हमारा यह प्रयास भी रहेगा कि वन साइड पत्रकारिता न रह करके, बल्कि एक हम संतुलन बना करके एनालिसिस करें। जो सच्चाई है और हकीकत है जी, केवल वही बताएं, बिल्कुल, किसी एक का पक्षपात ना करें। जी। तो जो भाई कमेंट करते हैं उनका बड़ा दिल की गहराइयों से स्वागत है कि आपके कमेंट हमें कुछ नया आइडिया देते हैं और बहुत कुछ सिखाते भी हैं। प्रद्युमन जी, आज का जो विषय रहेगा ना, वो ये रहेगा कि जैसे मैं पिछले कुछ दिनों से जैसे रिजल्ट आया जी, उसके बाद से ये देखा गया भाई कौन कितनी वोटों से किस जगह से हारा। कांग्रेस की बात करें खास करके जी। और एक बड़ा रोचक मैं आपको बता दूं, 9 सीटें ऐसी रही हरियाणा में जिनके ऊपर कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से हारी है। अगर उन 9 सीटों के ऊपर यानी कि करीबन 22,907 या 23,000 लगा लो करीबन, इतने वोट इन 9 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को चाहिए थे। अगर ऐसा हो जाता जी तो बाजी कुछ पलटी हुई नजर आती, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी हुई साफ तौर पे दिखती और बीजेपी 40 के आसपास में होती। देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में मुख्य मुकाबले में थी जी, और शुरू से ही ये संभावनाएं थी कि कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी 10 साल लगातार राज में रही है, तो कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका एक फैक्टर था। किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी मूवमेंट हरियाणा प्रदेश में हुई, और इसके अलावा भी एक बहुत, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मनोहर लाल जी का जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा दूसरी टर्म का, उसमें हर रोज धरने, प्रदर्शन, जुलूस, जलसे हर रोज चलते रहे, और लगातार तमाम वर्ग जो है वो आंदोलनरत रहे। और मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जो हर रोज हिसार, जहां हम बैठे हैं हिसार में ही जी, हिसार के लघु सचिवालय पर पिछले 5 साल से लगातार धरने चल रहे हैं, और एक एक संगठन नहीं, 10-10, 15-15, कई बार तो वहां जाने के लिए रास्ता तक नहीं बचता, इतने आंदोलनकारी आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार जब पूरा प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आंदोलनरत हो, वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है धरने धर रहे हों जी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ती है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी कांग्रेस पार्टी की भी कहीं ना कहीं है, जिसको उनको मानना पड़ेगा। ठीक बात है। जो आप बात कह रहे हैं कि 9 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी बहुत कम अंतर से चुनाव हारी जी, मैं एक बहुत गहरी बात दर्शकों को बताना चाहता हूं, और जिसको हो सकता है बहुत से लोगों ने नोटिस भी किया हो जी। ये 2024 में नहीं, जब 2019 का चुनाव था तब भी कांग्रेस पार्टी लगभग 10 विधानसभा के क्षेत्र ऐसे थे जहां बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी जी, और ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में हारी जहां वो जीत सकती थी। और मैं खुद उन चीजों का साक्षी हूं, जब पिछले लगातार 5 साल दीपेंद्र सिंह हुड्डा हर अपने कार्यक्रम में बार बार यही बात कहते थे कि इतने हजार वोटों का डिफरेंस रह गया, अगर प्रदेश की जनता इतने हजार वोट, कुछ एक मामूली से इतने हजार वोट अगर डाल देती तो आज भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर के बजाय कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। बिल्कुल ठीक, और वो सच्चाई भी है जी। इस बार भी अगर हम देखें, जो जीतने वाली सीटें थी जहां कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से हारी है, क्योंकि जिस सीट पर 5,000 से कम आप चुनाव हारते हो तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि 2,500 वोट अगर वहां से टूट करके आपके आ जाएं तो आप आसानी से जीत जाएंगे चुनाव। और वो अंतर को पाटना कोई बहुत लंबा चौड़ा खेल नहीं होता जब आपकी तरफ हवा हो जी, और हवा भी ऐसी कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग, और विशेषकर जो लड़ाका जो वर्ग है, चाहे वो किसान कौम हो या जो जाट समुदाय है विशेषकर, वो कांग्रेस की तरफ बड़ी संख्या में लगा हुआ था। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं जो थोड़े थोड़े अंतर से सीटें आ रही हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट और कांग्रेस पार्टी की मैनेजमेंट ना होना।
ठीक बात। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग। ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी, आप एक बड़ी ताजुब की बात यह है कि आज 8 तारीख को परिणाम आया और उसके बाद बीजेपी 2029 की तैयारियों में लग गई, जबकि कांग्रेस पार्टी अभी तक हारी क्यों जी, वही उसको समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। जहां तक सीटों की बात है जी, और जिन जिन सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं एक सीट की यहाँ पर बात करूंगा, उचाना की। देखो उचाना इसमें एक है ना, मान सकते हैं कि वो एक अलग चुनाव था इस बार, क्योंकि उसमें ये था कि त्रिकोणीय क्या बल्कि वहां तो चौकोणीय मुकाबला था, 5 कोणीय हो चुका था। 5 कोणीय मुकाबला। वहां हार और जीत में एक बहुत बड़ा जी जो फैक्टर था वो था जातीय समीकरण, क्योंकि वहां मुख्य रूप से चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह जी, बीरेंद्र सिंह घोगड़िया, दिलबाग संडील, विकास काड़ा और दुष्यंत चौटाला, ये 5 बड़े जाट चेहरे वहां से चुनाव लड़ रहे थे। ठीक बात। जिनमें 3 निर्दलीय, एक जेजेपी और एक कांग्रेस से। जी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जातीय समीकरणों को बैठाते हुए वहां से एक ब्राह्मण चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा। बिल्कुल उतारा। और वो मात्र 32 वोटों से चुनाव जीत पाए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा भी ध्यान देती, एक बड़ी गजब बात मैं और बताऊं जी, भारतीय जनता पार्टी को जहां ये लग रहा था कि इन सीटों पर बहुत कम मार्जिन है, यहां हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं जी, उन सीटों पर बीजेपी ने एक्स्ट्रा पावर यूज करते हुए बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की, मार्केटिंग की। अच्छा। और जहां कांग्रेस को ये लग रहा था कि यहां मुकाबला फंस सकता है, वहां कांग्रेस ने को बहुत लंबा चौड़ा ध्यान नहीं दिया। उचाना जैसी सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक एक दिन आए, उन्होंने जनसभा भी की, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस सीट पर देते तो निश्चित रूप से वहां परिणाम कुछ और होता। बिल्कुल। बीरेंद्र सिंह ने काफी अच्छा प्रयास भी किया और लोगों के बीच में काफी हद तक वो कई दिनों से थे। बीरेंद्र सिंह का मैंने जो देखा है और खुद की आंखों से जो चीज देखी है वो मैं दर्शकों को बताऊं। जब भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया था चौधरी बीरेंद्र सिंह का और उन्होंने ये बना लिया था कि अब जो है अगला चुनाव उचाना से लड़ना है, लोकसभा की टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हालात बनेंगे, वो एक अलग बात है। और उसके बाद जब उनकी कांग्रेस पार्टी ने हिसार लोकसभा से टिकट कट गई थी, उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह एक दिन छोड़ के एक दिन लगातार उचाना आई। बिल्कुल। और वहां से एक तय कागजों के ले जाते जो लोगों के काम थे, पिछले वो लोकसभा के चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं मैं, उससे और अब तक विधानसभा तक लगातार 200 400 300 लोगों के वो कागज ले जाते। अच्छा। सबके वहां अधिकारियों को फोन करते, खुद मैंने देखा है। और उसके बाद इतना बड़ा नेता जो इतनी बार का मंत्री, सांसद और जिसने कई मुख्यमंत्री तक बनाए, ठीक बात है, वो शख्स फिर उन जिन लोगों ने वो कागज दिए थे हल्के के लोगों ने, उनको वापस फोन करके बताता है कि मैंने आपका ये काम फलां अधिकारी को बोल दिया, आपका ये काम हो जाएगा। बिल्कुल। एक दिन तो मैं भी उनके साथ रहा था। तो कहीं ना कहीं एक नेता जिसको ये पता था कि कुछ भी हो सकता है, जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं। ठीक है। और चौधरी बीरेंद्र सिंह को ये दिमाग में था, आज वो उम्र के उस मुहाने पर हैं कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, उन्होंने घोषणा भी कर दी। और मैं तो एक बहुत बड़ी उनको दाद देता हूँ और बहुत बड़ा उन्होंने काम किया कि खुद उन्होंने ये कहा आगे आकर के, कोई नेता नहीं कहता मरते दम तक चुनाव लड़ते हैं वो आप उन्होंने खुद ये कहा कि मैं अब चुनावी राजनीति नहीं करूंगा, जो कितनी बड़ी बात है। और वो बात उन्होंने आज से 5 साल पहले की, जो और वो आज भी एक्टिव हैं। अगर वो खुद चाहते तो चुनाव लड़ सकते थे। उनकी उम्र के जितने लोग हैं, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, उनकी उम्र के बराबर के ही हैं, राव इंद्रजीत सिंह हों, जगबीर मलिक हैं, चौधरी रणजीत सिंह हैं, ये तमाम जो चेहरे हैं ये लगभग रामकुमार गौतम से लगा लो, रामकुमार गौतम है, रघुबीर काट्यान है, कई नेता हैं इस तरह से जो अब भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीरेंद्र सिंह ने बड़ा दिल दिखाते हुए और ये घोषणा की, हालांकि उसका नतीजा सिर्फ उनको यही मिला कि उनके बेटे हिसार से एमपी बन गए एक बार, और उसके बाद इस बार उनको लोकसभा की टिकट नहीं मिल पाई।
और उसके बाद विधानसभा में भी वो जो है 32 वोटों से रह गए पीछे। ठीक बात है। हालांकि इस मामले में मैं बृजेंद्र सिंह की भी एक तारीफ जरूर करूंगा कि जब वो 5 साल हिसार से सांसद रहे, भले ही कुछ ऐसे हालात रहे, पहले कोरोना, उसके बाद किसान आंदोलन, वो हिसार की जनता को उतना समय नहीं दे पाए, वो पूरे गांव के धन्यवादी दौरे भी नहीं कर पाए, बिल्कुल, जो उनकी बहुत बड़ी कमी रही। लेकिन उसके बावजूद जो कागज कोई आदमी लेकर के उनके पास आया, क्योंकि वो आईएएस रहे हैं, उनको काम करना कैसे है, काम कराने का तरीका क्या है, उन सब बातों का पता है, बिल्कुल, तो उसको उसके ऊपर लिख करके और फिर खुद फोन करके बताते हैं। अच्छा, ये मैं खुद इन चीजों का मतलब साक्षी हैं, प्रत्यक्षदर्शी जिसको हम कह सकते हैं या साक्षी कह सकते हैं, वो मैं खुद रहा हूं। अच्छा, और बल्कि अपने गांव के भी एक किसी साथी का काम था, तो भी उन्होंने खुद फोन करके बताया, अच्छा, कि ऐसे ऐसे मैंने फला अधिकारी को बोल दिया है जी। तो कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के काम कराने की शैली ठीक है, लोगों ने उनको हरा दिया, हार चाहे वो 1 वोट से और चाहे वो 1 लाख से हो, हार है तो हार है, जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल। उसके अलावा आप जिन जिन सीटों के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, सबसे डबवाड़ी, उसके बाद अगर हम आए डबवाड़ी की सीट पर, डबवाड़ी बड़ी हॉट सीट थी, और वहाँ मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब आदित्य देवीलाल सरकार में चेयरमैन रहे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा, उसके बावजूद वो बहुत कम वोटों से जीते। लेकिन वो अगर इनेलो से ना होते और बीजेपी की टिकट पर होते तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस जीतती। ठीक बात है। वहाँ चूंकि अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का अपना एक वजूद है उस क्षेत्र में जी। और उस सीट पर भी अगर हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा, चूंकि एक गजब बात यह है कि डॉक्टर केवी सिंह जिनके बेटे अमित सिहाग वहां से चुनाव लड़ रहे थे, डॉक्टर केवी सिंह चौधरी देवीलाल के भी ओएसडी रहे हैं और वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी ओएसडी रहे। तो डॉक्टर केवी सिंह दोनों धड़े जो हैं, कुमारी शैलजा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों धड़ों में तारतम्य बैठा करके चलते हैं जी। और यही उनकी एक खूबी है कि प्रदेश में डबवाड़ी जैसी सीट पर दूसरी बार लगातार कांग्रेस पार्टी, ठीक है इस बार बहुत कम मार्जिन से वो हार गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुकाबला किया। और कहीं ना कहीं उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण यही रहा कि इनेलो की टिकट पर आदित्य देवीलाल चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल। और अंतिम राउंडों में मतलब वैसे ठीक रहा, कांग्रेस आगे थी, बड़े कम अंतर से थी, लेकिन अंतिम राउंड में कांग्रेस। और वहां की एक खास बात ये है उस विधानसभा की कि वहां दोनों नेताओं ने और एवं तीसरे दिग्विजय चौटाला ने भी, तीनों ने पिछले 5 साल वहां खूब मेहनत की है। और ठीक है आदित्य देवीलाल चुनाव जीत गए, उन्होंने मैनेजमेंट से चुनाव लड़ा जी। और आदित्य देवीलाल के बारे में भी मैं एक खास बात बताऊं जी, वो राजनीति बहुत अच्छे से करना जानते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाया जी। सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मौका नहीं मिल पाया, वरना उन्होंने किसी समय जब इनेलो इकट्ठी थी तो सालावास जो अहिरवाड़ में झज्जर में और रेवाड़ी का जो हिस्सा उस हल्के में आता है, तो वहां से उन्होंने जो है चुनाव की तैयारी की थी। अच्छा। लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई। और उसके बाद उन्होंने जुलाना में भी बहुत मेहनत की। अच्छा। और जुलाना में उस समय वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे जी, लेकिन जुलाना में भी उनकी नहीं बात बन पाई। और उसके बाद चूंकि एक और बड़ी गजब बात, और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि जिस का भी पिता बचपन में गुजर जाता है, चाहे वो कोई भी हो, उसके बाद परिवार के जो और लोग होते हैं वो जिसका पिता गुजर जाता है उन बच्चों को दब्बू टाइप में दाब लेते हैं। और कहीं ना कहीं वही आदित्य देवीलाल के साथ भी बनी। उनके पिताजी का आकस्मिक देहांत हो गया बचपन में ही जब वो थे जी। और उसके बाद उनके जो परिवार के और लोग थे वो तमाम राजनीतिक रूप से आगे चले गए और आदित्य देवीलाल और उनके जो तीनों भाई हैं वो राजनीतिक रूप से पिछड़ गए। तो कहीं ना कहीं परिवारों में ऐसा चलता रहता है जी। और राजनीति चूंकि नाम इस चीज का है कि आप एक दूसरे को पीछे करके ही आगे जा सकते हैं, वरना तो आपको कोई आगे जाने नहीं देगा। बिल्कुल। लेकिन अब आदित्य के पास एक मौका था और उन्होंने उस मौके को भुनाया और इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ करके वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया, हुड्डा साहब ने भी, शैलजा ने भी, लेकिन उसके बावजूद इस सीट पर जो सबसे बड़ा सर्कमस्टांसिस था वो मैनेजमेंट का था।
और अगर मैनेजमेंट ठीक ठाक होती तो कहीं ना कहीं परिणाम यहाँ भी कुछ और भी हो सकते थे और कांग्रेस के पक्ष में भी हो सकते थे। बहुत कम मार्जिन रहा है। जी असंद, कई बार नेताओं के बोल भी कहीं ना कहीं हो सकता है प्रभावित करते हो। अच्छा, ये तब ज्यादा लगता है जब बहुत कम अंतर से आप हारते हैं। मैं असंद की बात कर रहा हूँ। जिस असंद की सीट की आप बात कर रहे हो, शमशेर सिंह गोगी, वहाँ पिछली बार जब बीजेपी की उस क्षेत्र में करनाल के एरिया में बड़ी लहर थी क्योंकि मनोहर लाल जी वहीं से मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद करनाल की इकलौती सीट पर वो कांग्रेस की टिकट पर जीते थे जी। और उनकी सबसे बड़ी कमी कह लीजिए वो ये रही कि वो लगातार शैलजा गुट में ही रही, क्योंकि कुमारी शैलजा जी ने उनको टिकट दिलाई थी जी। और वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के भी नजदीकी। और इस बार भी वो कुमारी शैलजा के धड़े से ही उनको टिकट मिली। तो कहीं ना कहीं हुड्डा गुट की तरफ से उनका ना होना बिहार का एक बड़ा फैक्टर रहा उस क्षेत्र में। और दूसरा, इस बार करनाल में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी क्लीन स्वीप कर लेती, लेकिन इस बार चूंकि गोगी साहब भी हार गए तो वहाँ बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। वो सीट भी कांग्रेस अगर ठीक ठाक रहती और एकजुट रहती तो वहाँ भी परिणाम कुछ और होते। उन्होंने एक बयान दिया था प्रद्युमन जो नौकरियों को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और राजनीति में जैसा हम अक्सर कहते हैं कि राजनीतिक आदमी सांस लेता है तो उसके भी एक मायने होते हैं। और चश्मा भी जब आप राजनीतिक रूप से कोई बयान दे देते हैं, जब आप राजनीति में हैं और कोई सार्वजनिक रूप से बयान दे देते हैं तो उसका नुकसान भी हो जाता है, कई बार उसका फायदा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हालात ये थी कि कांग्रेस पार्टी नौकरियों के मामले में कुछ कर नहीं पाई। ठीक बात है। उन्होंने कोई एक्सरसाइज ही नहीं की। वो तो केवल सिर्फ इस माहौल में थे कि कहीं बीजेपी की खिलाफत है और उस खिलाफत में हम जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो नहीं कर पाए। ये अभाव था। और अकेले गोगी की बात नहीं है, जिन जिन नेताओं ने नौकरियों के बयान दिए, नीरज शर्मा जिन्होंने 5 साल विधानसभा के बाहर भी और भीतर भी बहुत से आंदोलनों को लेकर के, बहुत से मुद्दों को लेकर के वो हर रोज कुछ ना कुछ करते रहते। ठीक बात है। और यहाँ तक कि उन्होंने कफन तक भी सिमवा लिया था एक विधायक होते हुए। कितनी बड़ी बात है। वो चुनाव हार गए और वो कफन में रहे कई दिन। ठीक है, कभी वो सिर मुंडवा लेते, कभी कुछ कर लेते, तो वो इस तरह के सिस्टम नीरज शर्मा करते रहते थे। अच्छा। और हालांकि वो बड़े जेन्युइन मुद्दे जो है विधानसभा में उठाते थे, विधानसभा के बाहर भी उठाते थे, लेकिन वो हार गए। नौकरियों के बारे में जिसने भी बोला वो तमाम लोग हार गए। ठीक बात। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नौकरियों के मामले में भी, मैं एक बड़ी गजब बात बताऊं, बीजेपी के कुछ लूज पॉइंट आज भी हैं नौकरियों के मामले में, लेकिन कांग्रेस उनको खोज नहीं पा रही। जब तक वो उनके ऊपर एक्सरसाइज नहीं करेगी तब तक जनता में बोलेगी क्या? वो कुछ बोलने के लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान देना ही होगा, तभी उसकी बात बढ़ेगी। ठीक बात है। अब बात करते हैं दादरी की। जी, दादरी के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। देखो, दादरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का मैं जो समझ पा रहा हूँ, पहली बात तो ये थी कि वहाँ जो निर्दलीय विधायक थे सोमवीर सांगवान जी, उन्होंने 4.5 साल के आसपास बीजेपी को समर्थन दे रहा। बीच में उन्होंने समर्थन उल्टा भी ले लिया था किसान आंदोलन में। के चेयरमैन थे, वो चेयरमैन भी छोड़ दी थी। और उसके बाद उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया, हालांकि तब तक उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी। तो एक वो मजबूत दावेदार थे। उनके बावजूद मनीषा सांगवान को वहां से टिकट दी जी। और वहां जिस तरह की एक ऑडियो क्लिप भी आई हुई है कांग्रेस के नेता की, अब वो कितनी सच्चाई है झूठी है वो तो जब कहीं कोई जांच का विषय होगा तभी पता चलेगा। ठीक बात। लेकिन वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ भीतरघात जरूर हुआ है। और वहां हमेशा की एक नीति रही है, क्योंकि वहां पूर्व एक्टिव विधायक बहुत ज्यादा हैं। जो पूर्व एक्टिव विधायक जो टिकट चाहते हैं या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो उस दादरी के विधानसभा क्षेत्र में बहुत हैं। और दूसरी बड़ी बात वहां ये है कि जो सतपाल सांगवान के बेटे हैं जो अभी विधायक बने हैं जी, उनकी भी एक छवि बड़ी साफ है। और दूसरी बड़ी बात, सतपाल सांगवान भले ही बुजुर्ग हों, उसके बावजूद वो पिछले 1996 से लेकर के और अब तक लगातार 28 साल से सक्रिय राजनीति में। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण उनका रहा है जी। और उस वजह से वो जीत गए वहाँ। बाकी दूसरी बात ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ा और ज्यादा ध्यान देते और जो टिकटार्थी टाइप के लोग हैं उनको अगर मैनेज कर लेते ठीक ठाक,
तो कहीं ना कहीं वहां भी परिणाम बदल सकता था, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां जो एक महिला प्रत्याशी के तौर पर मनीषा सांगवान महिला भी हैं जी, तो कहीं ना कहीं वो अगर महिला वोटरों पर और ज्यादा ध्यान देती तो निश्चित रूप से उनको और ज्यादा एज मिल सकता था। अब बात करेंगे जिन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ा था, राव दान सिंह की। जी, तो महेंद्रगढ़ सीट भी एक ऐसी रही है जिसमें कम अंतर से वो हारे हैं। देखो, महेंद्रगढ़ की सीट की जहां तक बात है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अप्रत्याशित और एक अकल्पनीय फैसला लेते हुए रामविलास शर्मा जी, जो बीजेपी के हरियाणा प्रदेश में सींचने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनकी टिकट काट दी। और उनके मुकाबले कंवर सिंह यादव हैं, जो पहले जिला प्रधान भी रहे हैं और वो बैंक के भी चेयरमैन हैं, और उनका जो है उस इलाके में एक शरीफ और जो लोगों के बीच में जो आदमी रहता हो जी, उसके तौर पर उनकी छवि है। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि राव दान सिंह जो हारे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि संदीप एसडीएम, अच्छा, जो चौधरी बहादुर सिंह के बेटे हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे गागड़वास के, और वो गागड़वास गांव के होते हुए भी क्योंकि वो एसडीएम रहे हैं महेंद्रगढ़, अच्छा, और उन्होंने वीआरएस अपनी नौकरी छोड़ दी थी बीच में ही। जगदीप सिंह उनके भाई हैं जो आईएएस रहे हैं, वो भी रिटायर हो गए जी। उन्होंने पिछला चुनाव भी निर्दलीय लड़ा और पिछली बार भी ये चर्चाएं थी कि अगर जगदीप सिंह को बीजेपी, कांग्रेस या जेजेपी भी टिकट दे देती तो वो चुनाव जीत जाते। अच्छा। और इस बार भी यही चर्चा थी कि अगर संदीप सिंह को कोई भी पार्टी टिकट दे देती तो वो चुनाव जीतते, लेकिन उन्होंने निर्दलीय फिर लड़ा और बहुत अच्छे खासे वोट लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और विशेषकर जो जाट समाज के जो वोट हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ में यादव बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है वैसे, लेकिन एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है राजपूत और जो जाट हैं वो उस क्षेत्र में करते हैं जी। और उनमें कहीं ना कहीं संदीप सिंह का एक बड़ा रोल रहा और वो दान सिंह की हार का एक बड़ा कारण है। दान सिंह की हार का दूसरा बड़ा जो मैं कारण समझ रहा हूं वो ये है कि रामविलास शर्मा की टिकट काट करके और कंवर सिंह यादव को टिकट देना, यादव वर्सेस यादव हो गया। और यादव समाज के भी वहां वोट जो राव दान सिंह को पड़ते थे उनमें कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा कंवर सिंह को मिला जी। और उस वजह से दान सिंह चुनाव हार गए। दूसरी बड़ी बात मैं जो समझ रहा हूं वो ये है कि राव दान सिंह अपने इलाके में, चूंकि वो गुड़गांव भी रहते हैं, जितने वो पहले सक्रिय रहते थे उतने इन 5 सालों में नहीं रहे। ठीक बात है, कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, लोकसभा में भी उनके साथ गलती हुआ था, महेंद्रगढ़ से अच्छा नहीं था, जीते नहीं थे वो जी, हार गए थे चुनाव। बिल्कुल। और लोकसभा में भी उनको टिकट श्रुति चौधरी, जो चौधरी बंसीलाल की पोती हैं जी, और जिन्होंने वहां से लगातार 3 बार चुनाव लड़े, उनकी टिकट काट करके जो है दान सिंह को टिकट दी। और उसके बाद उन्होंने हार का ठीकरा कहीं ना कहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के ऊपर ही असल में कांग्रेस की कहानी तो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं वहीं से शुरू हो गई थी जी। बिल्कुल है ना, बिल्कुल वहीं से शुरू हो गई। और शुरू में उस सूत कसूत में श्रुति और किरण को तो सूत आ गई और दान सिंह एमएलए से भी चले गए, जबकि लोग ये कहते थे कि भाई श्रुति और किरण के साथ में तो वो बनेगी नहीं, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन उनके तो इतनी गजब की सूत आ गई। आगे क्या होगा वो वीडियो इसी पर बनाएंगे, स्पेशल बनाएंगे जी। ठीक है, अगली सीट का जिक्र करेंगे जी, आप होडल की जी। होडल सीट पे भी जो होडल सीट पर कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे चौधरी उदयभान। ठीक है, कई बार के विधायक भी कर लिया। और जो आयालाल गयालाल की हरियाणा प्रदेश में जो राजनीति चली, आयाराम गयाराम की, वो उनके पिताजी जो गयालाल जी थे उन्हीं के नाम से वो चली थी। ये तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ +2 क्लास में जी, तो उस वक्त ये एक टॉपिक आता भी है, आया राम गया राम जी, क्या था मामला। तो बच्चे पूछते हैं भाई था क्या सर ये, तो उसमें फिर डिस्क्रिप्शन है इसकी कि उसने कितने दिन में और एक ही दिन में 3 बार बदलना पार्टी गयालाल जी ने। और वो जो 3 बार बदली, तब विधायकों का जो है विधायक कहीं भी जा सकते थे, कोई ऐसा कानून नहीं था दल बदल का। और तब ये चली थी कि गया राम आ गया, गया राम चला गया, आया राम गया राम, तब से इस देश में चला था। बिल्कुल। और चौधरी उदयभान जी की वहां एक पहली बात तो ये कि वो पिछली बार भी चुनाव हार गए थे। अच्छा। पिछली बार उनको जगदीश नैयर ने चुनाव हराया था, जो पहले जेजेपी में थे। और ऐन मौके पर वो एक और गजब बात ये है कि जेजेपी की उस मीटिंग में मैं मौजूद था। अच्छा। चंडीगढ़ में जेजेपी की एक मीटिंग थी, पंचकुला चंडीगढ़ में। अच्छा। चुनाव से ठीक पहले जी। और जगदीश नैयर जी संभवतः उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जेजेपी के। अच्छा।
पूर्व विधायक थे, तो वो भी स्टेज पर थे। तमाम वक्ता भाषण दे रहे। और एक बड़ी गजब की बात ये है कि अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, पूरी जेजेपी वहां बैठी। अच्छा। और वो वहीं पर जो है जेजेपी के खिलाफ बोलने लगे अपने भाषण में। अच्छा। ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे जेजेपी में होते हुए कि वहां जो है लोगों के दिमाग में एकदम ये आ कि ये बोल क्या रहे हैं नैयर साहब। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने जेजेपी छोड़ दी। अच्छा। क्योंकि उनके मन में तो पहले से थी, इसलिए वो बोल रहे थे पार्टी में होते हुए, नहीं तो वो नहीं बोलते। और वहां एक जाति विशेष के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। और जबकि जो जेजेपी में ज्यादातर नेता उसी जाति के हैं जिसके बारे में उन्होंने बोला। तो उसके बाद उन्होंने जेजेपी छोड़ के बीजेपी में चले गए चुनाव से आने पहले। अच्छा। और बीजेपी के पास वहां कोई चेहरा नहीं था। उन्होंने उनको टिकट दे दी और उन्होंने उदय भान जी को हरा दिया। बस, बहुत गजब की बात। और उसके बाद इस बार जगदीश नैयर की टिकट काट दी पार्टी ने। अच्छा। तो इस बार पार्टी ने वहां से नया चेहरा दे दिया जी। अब वो नया चेहरा आने से बुजुर्ग उदय भान जी चुनाव हार गए। और उदय भान जी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मेरे बढ़िया मित्र हैं और अक्सर मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रदेश सत्र के नेता, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी नहीं बन पाए जी, जो उनके हार का एक बड़ा कारण है। ठीक वो आज भी होडल तक सीमित है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक सीमित है। उनके साथ तो वो स्थिति होगी कि प्रदेश अध्यक्ष जब हार गया ना, हाँ, तो वो क्या कहेगा जी, कांग्रेस हार गई, जीत सरकार बनाने से चूक गई, बिल्कुल, तो कहने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे। लेकिन अब भी उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे। हाँ। वो तो अभी हार की जिम्मेवारी नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो उसके बाद उदय भान जी की सीट पर भी कांग्रेस ने जोर खूब लगाया जी। प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन कई बार राजनीति में किस्मत का भी एक रोल होता है। ठीक बात। और कई बार राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। कई बार रड़क निकालने के लिए कि ईसा प्रदेश अध्यक्ष बने, पहले इसी की रड़क निकालो, ठीक बात है, लोगों के दिमाग में आ जाती है। बिल्कुल। तो चुनाव हार गए। बिल्कुल। तो दर्शकों एक बात और खास बात है उदय भान जी की जी। उदय भान जी कांग्रेस में थे और उनके बेटे बीजेपी के चेयरमैन थे वहां। अच्छा, बीजेपी में जी, नगर पालिका के। तो कहीं ना कहीं वो उनका राजनीति का भी एक दिन स्पेशल उदय भान जी पर ही बनाएंगे। ठीक बात। और उनके परिवार पर। आज ये कई बार है ना, मैं भी अपना जो ज्ञान है ना आपके सामने जब बैठता हूँ तो काफी कम लगने लगता है। और कई चीजें ऐसी होती हैं, दर्शकों को बता दूं, कि जो मतलब हंसने पे मजबूर करते हैं, जो हमें नहीं पता होता। मेरे को तो नहीं ध्यान में थी ये बातें जो आपने बताई, जेजेपी वाली जो बातें थी। तो कई बार होता है कि बातों में, मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था तो देख रहा था मैं वहां। गजब बात बताई आपने। ठीक बात। और एक और खास बात है डांडा साहब, अच्छा। ये जो राजनीति की बातें हैं ये तभी पता चलती है जब आप उन नेताओं के कार्यक्रमों में, हाँ, या उन नेताओं के साथ आपकी बड़ी आओ। ठीक बात है। मेरी तमाम राजनीतिक पार्टियों के जितने बड़े नेता हैं तो सबके साथ सीधी भी बात होती है, फोन पर भी होती है। ठीक बात है। तो जब आप राजनीतिक लोगों के पास बैठोगे तो वो कहीं ना कहीं ज्ञान आपका बढ़ेगा। कोई आदमी 100% नहीं है, बिल्कुल, हर आदमी जिंदगी के आखिरी समय तक भी सीखता है। जी बिल्कुल। अब बात करेंगे सफेदों की। जी। दादा राम कुमार गौतम का किस तरीके से मतलब सूत आएगी नारायण चले जाने के बाद में? देखो, राम कुमार गौतम ने सफेदों से पहले भी चुनाव लड़ा है और वो पहले बुरी तरह से हारे हैं। और राम कुमार गौतम को तो 2005 में सूत आ गई थी, वरना तो वो लगातार हार ही रहे थे। बहुत चुनाव उन्होंने लड़े। और उस चुनाव में भी मुझे याद है, बदावड़ मेरा नानका है और वो उस समय नारनूंद विधानसभा में पड़ता था। तो जब वो गांव के दौरे कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि भाई या तो वोट दे दो, नहीं गुस्से दे दिए। ठीक बात। भाई मैं तो मर गया और कुछ नहीं बचा मेरे पास। और तब लोगों ने उनको जिता दिया था। ठीक बात है। उसके बाद इस जो चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां राम कुमार गौतम एक तो एक ऐसे शख्स बन गए जो बाहर से आकर के चुनाव जीतेगी। जी बिल्कुल। वरना वहां उनसे राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा जिनका कद, सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उनकी बहन डॉक्टर वंदना शर्मा ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी की आंधी थी, 47 सीटें आई थी। तब वो चुनाव हार गई थी और वहां हर रोज हेलीकॉप्टर उतरे। हेलीकॉप्टर का मतलब ये है कि हर रोज बड़े नेता और उसके बावजूद वो चुनाव हार गई और एक निर्दलीय के मुकाबले हार गई। जसवीर देशवाल वहां से चुनाव जीते थे। जी जी। अंटा गांव के हैं। और उसके बाद इस चुनाव में क्या हुआ कि सुभाष देशवाल हैं गांगुली गांव के, जहां से ये जो एमपी बने हैं अभी सतपाल ब्रह्मचारी, वो भी गांगुली गांव के हैं। और सुभाष देशवाल की अपनी एक छवि बढ़िया थी, अच्छे धनाढ्य व्यक्ति हैं। ठीक बात। और इस चुनाव में उनके साथ हुआ ये कि एक तो जसवीर देशवाल जी ने चुनाव लड़ लिया, दूसरा राम कुमार गौतम जी ने
बुजुर्ग होने के बावजूद उस सफेदों में इस ढंग की मैनेजमेंट उन्होंने की कि सुभाष देशवाल को समझ नहीं आया कि ये हो क्या जी। और वहां कांग्रेस जीत जाती। अगर कांग्रेस अपने कुनबे को एकजुट रख लेती जी तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और होता। बिल्कुल। वहाँ कांग्रेस के जो पूरी कांग्रेस है एक है ना कहीं ये जो बारी वाला था ना जी, ये भी मन में रही है कि यहाँ तो मतलब ऐसा जीतता ही नहीं कभी कोई, ऐसी बात भी उनके दिमाग में रही है। ओवर कॉन्फिडेंट वाली बात लगा लो चाहे आप इसको, ठीक बात। देखो ओवर कॉन्फिडेंट भी रहे इसमें कोई शक नहीं। उसका कारण क्या है कि जो गांगुली गांव का एमपी भी बन गया जी, और एमपी विपरीत परिस्थितियों में बन गया जी। उसके बाद देशवाल साहब को ये विश्वास था कि वो जो 5 साल नहीं बल्कि पिछले 15 साल से लोगों के बीच में रहे हैं तो कहीं ना कहीं गौतम साहब गोता आप आराम से हरा दोगे। बिल्कुल। और उस ओवर कॉन्फिडेंस में वो हार गए। हाँ, कहीं ना कहीं बच्चन सिंह आर्य का भी ये मान के चल रहे थे कि वो भी वोट लेंगे। बच्चन सिंह आर्य का भी था, वो कई बार वहां से जीते हैं। लेकिन ये चुनाव खास बात ये थी डांडा साहब, पूरे हरियाणा में सिर्फ आप 5-6 सीटों को छोड़ दो, बाकी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ही चुनाव था। और हालात ये हैं कि बड़े बड़े धुरंधरों को बहुत कम वोट मिले हैं, जिन्होंने पैसा अंधाधुंध लगाया, जिन्होंने 10-10, 15-15 साल मेहनत की, उसके बावजूद उनको मुट्ठी भर वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव ही सिर्फ बीजेपी को जिताने वाले और बीजेपी को हराने वाले बिल्कुल उन्हीं के बीच रहा। बिल्कुल। अब बात करेंगे रानिया की। जी, रानिया में भी मुकाबला जो ना रोचक रहा है जी, उसमें भी दिक्कतें रानिया में पहले, दूसरे और तीसरे जी तीनों प्रत्याशी लगभग बराबर से रहे। और वहां कांग्रेस ने नया चेहरा उतारा। सबसे बड़ी बात जो उनके सामने ये रही, जो सर्वमित्र हैं, सर्वमित्र कंबोज पत्रकार हैं जी, और उन्होंने बहुत कम समय में जो है माहौल को बनाया। लेकिन उसके बावजूद चूंकि वहां बहुत से टिकटार्थी और टिकट मांग रहे थे बिल्कुल, और जब इतने टिकटार्थियों में एक नया चेहरा एकदम से आप जो है ला करके दे दें, पैरासूट से, टिकटों का दौर चल रहा है, बिल्कुल पैरासूट से आप किसी कैंडिडेट को ला देंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा हवा हो तो जीत जाए एक अलग बात है, वरना बहुत बार हार ही नसीब होती। लेकिन फिर भी काफी जबरदस्त मुकाबला था। मुकाबला जबरदस्त था। वहां पहला, दूसरा और तीसरा अर्जुन चौटाला, सर्वमित्र और रणजीत सिंह जी, तीनों में बड़ा कांटे का मुकाबला था। कभी कोई आगे, कभी कोई आगे, इस तरह से। और कांग्रेस वहां हारी सिर्फ इसीलिए, मैं जो समझ पा रहा हूं, कि उनका नया फेस था। अगर यही टिकट किसी और को मिल जाती तो हो सकता है वहां परिणाम कुछ और होते। बिल्कुल ठीक बात। कहीं ना कहीं नया चेहरा होना जी, और चूंकि सर्वमित्र चंडीगढ़ में ही रहते हैं जी, तो वो इस इलाके से बहुत ज्यादा जो है अटैचमेंट भी नहीं कर पाए अपनी। बिल्कुल ठीक बात। उनको वोट कांग्रेस के उससे मिले, उनको कांग्रेस के उससे तो इसलिए मिले हैं कि जब लोकसभा का चुनाव था तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस रानिया से लगभग 22-23 हज़ार वोटों से जीती थी। ठीक बात है। तो वो भी एक एज कहीं ना कहीं उनको मिला है। ठीक बात है। चलो अब बात करते हैं गरौंडा की। जी, गरौंडा में भी मुकाबला जो ना ज़्यादा अंतर वाला नहीं था। देखो, गरौंडा में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के उनके नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह राठौड़, वो लगातार वहां से, ये एक बदकिस्मती कह लीजिए उनकी कि वो राहुल गांधी की टीम में काम कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन काल में विधायक नहीं बन पाए, लगातार चुनाव हार रहे हैं। बिल्कुल। और कई चुनाव हार चुके हैं। उसके बावजूद उनका राष्ट्रीय राजनीति में नाम और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो जो वो चुनाव हारते हैं त्यों उनको प्रमोशन मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव हार गए, और अरविंदर कल्याण जो है वहाँ, उन्होंने हैट्रिक लगा दी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो अरविंदर कल्याण हैं उनका और वीरेंद्र राठौड़ की हार और जीत में एक मैं जो बड़ा अंतर समझ रहा हूँ वो ये है कि कल्याण साहब लगातार हल्के में रहते हैं, क्योंकि उनको कोई मंत्री वगैरह बनाया नहीं गया। पिछली बार भी वो दावेदार थे, इस बार भी चर्चाएं ये हैं कि उनको स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है, क्योंकि 3 बार के विधायक हो गए लगातार, और करनाल से नेतृत्व भी नहीं मिला। और वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो हैं वो अक्सर बाहर रहते हैं, क्योंकि वो पार्टी के, कभी उनको बिहार में जिम्मेदारी, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में, तो उस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा वहाँ मेहनत हल्के में ग्राउंड लेवल पर नहीं कर पाए। ठीक बात। वो एक हार का एक बड़ा कारण है। सही बात। अगर वो राष्ट्रीय राजनीति को छोड़ करके यहाँ आ जाएं तो वो चुनाव जीत जाएं, लेकिन फिर यहाँ आ जाएंगे तो टिकट की समस्या हो जाती है। कई समस्याएं हैं राजनीति में, तो कहीं ना कहीं हार का ये एक
बड़ा फैक्टर रहा। और वहाँ एक बड़ी चर्चा ये भी थी जी कि हरविंदर कल्याण की टिकट बीजेपी काटेगी। बिल्कुल। और वहाँ वेदपाल एडवोकेट हैं, बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं जी, और वो लगातार टिकट मांग रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिली जी। तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाएं थी कि उनको टिकट मिलेगी, हरविंदर कल्याण की टिकट कटेगी, लेकिन वो फिर से लाए और तीसरी बार फिर जीत गए। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का गठबंधन न होना भी कहीं ना कहीं, देखो उस फैक्टर पर भी हम अभी बात करेंगे। अब जो 9 की 9 आपकी सीटें पूरी होगी, 9 सीटें थी ये, जिसमें कांग्रेस बहुत अब असली कारण पर आएंगे। 7 सीटें बीजेपी ने जीती जी, 2 इनेलो के आई थी। अब जो असली कारण है जी हार और जीत का, वो दर्शकों को हम बताएंगे। जी। वो कारण ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट थी, नंबर 1। और इस वजह से उन्होंने किसी पार्टी से, जो इंडिया अलायंस की पार्टियां थी, उनसे समझौता नहीं किया। केवल एक सीट पर भिवानी की सीट जो है मार्क्सवादी पार्टी को दी उन्होंने, कम्युनिस्ट पार्टी को। उसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी, जैसा उन्होंने लोकसभा में किया, आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया, एक सीट आम आदमी को दी, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता लड़े कुरुक्षेत्र से, भले ही वो चुनाव हार गए बहुत क्लोज मार्जिन में, लेकिन कांग्रेस को ये फायदा हुआ कि वो 0 से और 5 पर आ गई। बिल्कुल, ये सारा वरना उनकी 0 थी। बिल्कुल। और वो चूंकि ये राजनीति में 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस का अलायंस हो जाता, भले ही आम आदमी को वो 5 सीटें देते, 6 देते, 8 देते, आज भी तो कांग्रेस पार्टी जो है 53 विधानसभा की सीटें कहीं ना कहीं हारी है, जो अलायंस है। जी जी। अगर ये समझौता हो जाता तो 5 या 7 सीटें आम आदमी को दे देते, तो कहीं ना कहीं परिणाम बहुत अलग होते। और इन जो सीटें हारी हैं, इनमें उचाना की सीट में भी 32 से ज्यादा आम आदमी, रानिया में भी आम आदमी को वोट मिले हैं, महम की सीट पर आम आदमी को वोट मिले हैं, डबवाड़ी पे आम आदमी को वोट मिले हैं, कालावाड़ी में आम आदमी को वोट मिले हैं। तो ये तमाम बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी को ठीक ठाक वोट मिले हैं। बिल्कुल। और गठबंधन का तो एक अपना आप में, अगर ये समझौता हो जाता तो कहीं ना कहीं, बिल्कुल मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि हरियाणा में आज इंडिया अलायंस की सरकार होती। भारतीय जनता पार्टी जो आज 48 पे है, वो जो ही समझौता होता वो 48 से 40 से नीचे रह जाती। बिल्कुल। अगली बड़ी बात, ये समझौता हुआ क्यों नहीं? उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल ये रहा कि मैं जो समझ पा रहा हूँ, एक विधानसभा की सीट ऐसी थी जहां दोनों पार्टियों का मजबूत दावा था। कलायत में आम आदमी पार्टी के हरियाणा में जो दूसरे सबसे बड़े नेता अनुराग ढांडा जी, वो तैयारी कर रहे थे कई दिनों से जी, और वहां से जयप्रकाश जेपी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा था जी। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश जेपी चूंकि सिटिंग एमपी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रेशर, ऐसा दबाव रहा होगा हुड्डा साहब के ऊपर, जिस वजह से ये अलायंस सिरे नहीं चढ़ पाया। वरना एक कलायत की सीट दे करके, और जयप्रकाश जेपी के बेटे तो और भी विधानसभा क्षेत्र हैं कई, वहां से लड़ लेते जी। वो बरवाड़ा से भी लड़ सकते थे, आदमपुर से भी लड़ सकते थे, क्योंकि बरवाड़ा और आदमपुर दोनों जगह से जयप्रकाश जेपी चुनाव लड़ चुके हैं। बिल्कुल। और वो बरवाड़ा से विधायक भी रहे, उनके भाई भी विधायक रहे हैं। लेकिन इस एक सीट के चलते जो कलायत की थी, चूंकि अनुराग ढांडा के पास और कोई विकल्प था नहीं, और उनका जो खुद का गांव है वो नरवाना रिजर्व में है, खनौरी, और जो धनौरी गांव है उनका, और वो कलायत में कई दिन से ढांडा गोत्र के भी गांव हैं, तो वो कई दिन से एक्टिव थे जी। तो कहीं ना कहीं अगर ये समझौता हो जाता, और एक और गजब बात, इसी समझौते में अगर डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जींद शहर से चुनाव लड़ते जी, तो भले ही डॉक्टर कृष्ण मिड्डा वहां लगातार तीसरी बार जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद जींद से भी मेरा ऐसा मानना है कि वहां की सीट भी निकाल सकते, आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का अलायंस था वो जीत सकती थी। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां अगर ये समझौता हो जाता तो निश्चित रूप से परिणाम अलग होते। बिल्कुल। हार का एक बहुत बड़ा कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता थे उनका ओवर कॉन्फिडेंट, समझौता ना होना, ये सब उससे भी बड़ा कारण है। अगर ये समझौता हो जाता, बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी बहुत नज़दीक से मैंने देखा है, आम आदमी, और अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिल गई थी, बिल्कुल, वो भी हरियाणा के ही बेसिकली, हिसार के साथ शिवानी के साथ लगता खेड़ा गाँव है, और हिसार में उनका लालन पालन हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा यहीं की रही।
निश्चित रूप से परिणाम बदल जाते। बिल्कुल बदलते। ये समझौता ना होना और एक मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग जी, वो कांग्रेस पार्टी बीजेपी जितनी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये जो 9 सीटें हम बता रहे हैं वो 37 से 46 पर आ जाते और हो सकता है ये आंकड़ा 46 से बढ़ करके 50 तक भी चला जाता। और दूसरी तरफ बीजेपी का आंकड़ा 48 से 40 से नीचे कहीं ना कहीं बिल्कुल चला जाता। जी बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नई वीडियो में। मैं संजय राणा और प्रद्युमन जोशीलाल आपसे लेते हैं इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।